हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड इन वीडियोस के थ्रू आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिटीजनशिप टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं हम कुछ फैक्ट से। सिटीजन क्या होता है? सिटीजन्स आर बेसिकली फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड दे ओ एलिजेंस टू द स्टेट। स्टेट उसके बदले सिटीजन्स को कुछ सिविल राइट्स, कुछ पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हो गए या फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो प्रोवाइड कराती है। एलियंस क्या होते हैं? एलियंस आर बेसिकली फॉरेनर्स। फॉरेनर्स दैट इज सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। इनको नहीं प्रोवाइड कराती इंडिया सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कन्फर करता है सम राइट्स टू सिटीजन्स एंड डिनाइज द सेम राइट्स टू एलियंस। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, चाहे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 के अंदर चाहे 6 फ्रीडम्स हो गई। आर्टिकल 29 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। वही राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये सारे राइट्स जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड एलियंस को नहीं। एलियंस भी दो तरीके के होते हैं, एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली एलियन वो लोग, वो फॉरेनर्स, वो सिटीजन्स दूसरी कंट्री के जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। एनिमी एलियंस वो होते हैं जिस कंट्री के साथ इंडिया वॉर में है या फिर रिलेशंस अच्छे नहीं है, उन सिटीजन्स को हम एनिमी एलियन की कैटेगरी में लाते हैं। इंडिया में अब एक सिटीजन जो है बोथ बाय बर्थ एंड अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल टू बिकम अ प्रेसिडेंट। बट यूएसए में ये चीज सेम नहीं है। यूएसए में ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ, नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन, कैन बिकम प्रेसिडेंट। ये चीजें गवर्न होती हैं दो कॉन्सेप्ट से, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनीज। ये गवर्न करता है सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को। जस्ट सोली कहता है कि लॉ ऑफ द सॉइल, दैट इज बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप डिटरमाइन होती है। जस्ट सैंग्विनीज कहता है लॉ ऑफ ब्लड, दैट इज डिसेंट के बेसिस पे कि आपके पेरेंट्स के स्टेट से रहे, उनका ओरिजिन कहां से, उस बेसिस पे सिटीजनशिप डिसाइड होती है। इंडिया की तरफ आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 में पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 जो है बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को who became the citizen of India on the commencement of Constitution. Constitution commence हुआ था जनवरी 26 1950। इस दिन कौन कौन लोग सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में थे? These articles जो है they don't deal with the problem of acquisition on loss of citizenship. पार्लियामेंट को जो है आर्टिकल 11 एम्पावर करता है टू रेगुलेट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉज। इसी रिगार्ड में पार्लियामेंट ने एक लॉ बना भी रखा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है चार कैटेगरीज ऑफ पीपल हु बिकेम इंडियन सिटीजन ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सी तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। कौन कौन कैटेगरी ऑफ पीपल सिटीजन्स बने थे? फर्स्ट, पर्सन हु हैड देयर डोमिसाइल, दैट इज कंट्री ऑफ रेजिडेंस उनकी इंडिया थी, एंड दे फुलफिल्ड वन आउट ऑफ थ्री कंडीशंस। या तो वो इंडिया के अंदर बॉर्न हुए थे, या फिर उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडिया में, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे इंडिया के फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 1945 से वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे इंडिया के। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 कहता है कि पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि पहले पाकिस्तान गए थे बट फिर वो इंडिया माइग्रेट हो गए, दे बिकेम इंडियन सिटीजन इफ या तो वो या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, एंड दे ऑल्सो फुलफिल वन आउट ऑफ टू कंडीशंस। दैट इज, ये लोग जो तीन कैटेगरी ऑफ पीपल हमने ऊपर डिस्कस करी, वो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दे माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर दिस डेट जुलाई 19 1948 एंड हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तब से इस डेट के बाद से वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रह रहे हैं इंडिया में, या फिर they migrated to India on या after this date and has been registered at Indian citizen। अगर तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन उन्होंने फॉलो करी है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। आर्टिकल 7 डील करता है पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड टू इंडिया। किस डेट के बाद? आफ्टर मार्च 1 1947। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली कुछ डेट्स हैं वो हमें थोड़ी ध्यान रखनी ही पड़ेंगी कि इन डेट्स के बाद ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं तभी सिटीजन बने थे, क्योंकि फैक्ट बना के ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है? तो सिटीजन्स तो वो बन सकते हैं वापस इंडिया आने के बाद, लेकिन उन्हें पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना पड़ेगा 6 महीने तक बिफोर दे कैन स्टार्ट मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
आर्टिकल 8 जो है वो डील करता है बेसिकली ओवरसीज सिटीजन से, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, रिसाइडिंग ऑर्डिनरीली आउटसाइड ऑफ इंडिया। दोज पर्सन्स या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न तो अनडिवाइडेड इंडिया में हुए थे बट ऑर्डिनरली बाहर रिसाइड कर रहे हैं, वो इंडियन सिटीजन कैसे बन सकते थे उस टाइम? ऐसे बन सकते थे कि वो रजिस्टर हुए एज अ इंडियन सिटीजन बाय डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया के बाहर एम्बेसीज होती है, वहां जाके अगर वो रजिस्टर हो गए एज इंडियन सिटीजन्स तो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी गई। समराइज अगर हम इसे करें तो चार बेसिस हमने देखे कि चार कैटेगरी ऑफ पीपल वर सिटीजन्स: पीपल डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड कर रहे थे आउटसाइड इंडिया। दूसरे प्रोविजंस ये है कि अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है वॉलेंटरली अपनी मर्जी से, तो ही स्टॉप्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर्स हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन की कैसे मिलेगी एंड टर्मिनेशन की कैसे लूज होगी सिटीजनशिप, रूल्स बना सकता है। अब ये वॉलेंटरी अगर किसी और स्टेट सिटीजनशिप लेते हैं तो क्यों हमारी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो रिसेंड हो जाती है, वो एप्लीकेबल नहीं रहती? क्योंकि इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो इंडिया इज अ फेडरल यूनियन, फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बट इंडिया सिंगल सिटीजनशिप के मॉडल पे ही चलता है। जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी एक फेडरेशन है, बट वहां पे आप एक कंट्री के भी सिटीजन हो, यूएस सिटीजन भी हो, और अगर आप एक स्टेट में हो जैसे टेक्सास तो आप टेक्सास सिटीजन भी हो। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, इंडिया के अंदर आप सिर्फ एक इंडियन सिटीजन हो। क्यों सिंगल सिटीजनशिप को हमने प्रेफर किया? बिकॉज हमारा मानना ये था कि डुअल सिटीजनशिप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। कैसे? कि स्टेट जो है वो अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है आगे पहुंचाने के लिए, फेवर करने के लिए थोड़ा सा। जैसे कि उनको पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने के राइट्स दे देगी, कुछ प्रोफेशन स्पेसिफिकली सिर्फ रेजिडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे राइट्स दे देगी, तो थोड़ा सा वो अनफेयर हो जाएगा। एंड इंडिया बेसिकली वांटेड कि सारे सिटीजन्स को सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दिए जाएं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के लिए कि इंडिया में ऑल्दो सिंगल सिटीजनशिप है बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कि आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन सेम टाइम पे एक एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस को प्रेस्क्राइब कर सकता है एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट इन दैट स्टेट या यूटी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एग्जिस्ट भी करती है। आर्टिकल 15 बेसिकली प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। मतलब कि स्टेट जो है वो स्पेशल बेनिफिट्स या प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकती है अपने सिटीजन्स को रेजिडेंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, वो कंसेशन प्रोवाइड कर सकती है एजुकेशन फीस में अपने रेजिडेंट्स को। आर्टिकल 19 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 19 बेसिकली फ्रीडम गवर्न करता है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम गारंटी करता है सिटीजन्स को। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस भी आती है। इट इज सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका मतलब ये होता है कि राइट्स ऑफ आउटसाइडर्स जो है टू एंटर, रिसाइड और सेटल इन ट्राइबल एरियाज, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। टिल 2019 जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, उनके पास अपना एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जो बेसिकली वो प्रेफरेंस अपने सिटीजन्स को, अपने रेजिडेंट्स को दे सकते थे ओवर अदर सिटीजन्स और ओवर अदर रेजिडेंट्स इन द सेम स्टेट। वो प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस जो है डिलीट हो गया आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद, तो फिलहाल वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की सिटीजनशिप कैसे मिलती है, 5 वेज ऑफ इट, 5 तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय बर्थ। अब बेसिकली इनके अंदर कुछ डेट्स आएंगी, थोड़ा फैक्चुअल डेटा आएगा जो कि आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद मेमोराइज होने लगेगा। Person born in India after this date, January 26, 1950, but before July 1, 1987, they are citizen of India regardless of parents' nationality. Parents की कोई भी nationality हो, अगर इन dates पे born हुए हैं और इससे पहले, तो वो citizen of India है। Second देखें तो person born on or after July 1, 1987, they become a citizen of India अगर either parent, यहाँ एक condition है, if either parent, कोई भी parent citizen है at the time of his birth. थर्ड है पर्सन born on या after December 3, 2004, they become a citizen of India only if, यहाँ कंडीशन आती है कि both the parents are citizens of India
या फिर आइदर वन ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर पेरेंट इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, या तो एक सिटीजन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कि आपकी फैमिली की ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने बिलोंग किया है। ठीक है, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन या आफ्टर दिस डेट बट बिफोर December 10, 1992 ये सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, बट बाय डिसेंट इफ फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर उस पर्सन के फादर सिटीजन ऑफ इंडिया थे उसके बर्थ के टाइम पे, तो ही कैन बिकम अ सिटीजन बाय डिसेंट इन डेट्स के बीच में, इस टाइमलाइन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आए तो पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन या आफ्टर December 10, 1992 वो सिटीजन बन सकता है इफ आइदर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग कंडीशंस है, इनको अगर कोई फुलफिल करता है तो वो सिटीजन बन सकता है। December 3, 2004 ऑनवर्ड्स पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया बन ही नहीं सकता बाय डिसेंट अनलेस 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 क्या, हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर एट अ इंडियन कॉन्सुलेट, पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर उनका बर्थ रजिस्टर हो जाता है इंडियन कॉन्सुलेट पे तो ही वो सिटीजन बन पाएंगे। ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से होगा। अगर हम माइनर्स के लिए प्रोविजन देखें तो माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, तो उनको अपनी जो सिटीजनशिप है दूसरी कंट्री की वो रिनाउंस करनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी वंस ही अटेन्स द एज ऑफ 18। विद इन 6 मंथ अगर वो अपनी छोड़ देते हैं दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप तो वो इंडियन सिटीजन रह जाएंगे, वरना उनकी सिटीजनशिप जो है इंडियन वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्टर कर सकती है किसी भी पर्सन को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट को नहीं करते। ठीक है, नॉट एन इलीगल माइग्रेंट अगर वो फॉलोइंग कैटेगरीज से बिलोंग कर रहा है। अब कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स किससे पहले, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए देने से पहले। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन एनी कंट्री एंड प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। माइनर है, माइनर चिल्ड्रन है ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन है ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी या तो वो खुद या आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स अर्लियर वर अ सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और अभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में 12 मंथ्स के लिए बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी है रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर की तरीके से रजिस्टर्ड है 5 साल के लिए एंड ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है। पर्सन डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो इंडियन ओरिजिन से है या तो वो या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और एनी सच टेरिटरी हु बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया पोस्ट 15 अगस्त 1947। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल थी कि अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कंसिडर कर सकती है। जितने भी पर्सन हैं जो रजिस्ट्रेशन से सिटीजन बनते हैं इंडिया के, उनको ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ती है बिफोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फोर्थ मेथड आता है हमारा नेचुरलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन के बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ग्रांट कर सकती है टू एनी पर्सन बट ऑल्सो नॉट टू इलीगल माइग्रेंट्स। रजिस्ट्रेशन में भी यही था, नॉट टू इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स को तो दे ही नहीं रहे हैं, नॉट टू इलीगल माइग्रेंट्स। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए लोगों के पास अगर उन्हें नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बनना है। तो इसमें आते हैं ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट और अ सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब सेम है, अगर आपको इस कंट्री का सिटीजन बनना है बाय नेचुरलाइजेशन तो आप जिस कंट्री से हो वहां पे भी इंडियंस को अलाउ होना चाहिए सिटीजन बनना बाय नेचुरलाइजेशन। if that person is willing to renounce his citizenship of other country if his application for Indian citizenship gets accepted, अगर इंडियन एक्सेप्ट हो रही है तो दूसरी को renounce करना पड़ेगा। if that person has resided in India or been in service of government of India या फिर partly this and partly that
रिसाइड भी किया है एंड थोड़ा बहुत सर्विस में भी पार्ट लिया है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग 14 years प्रिसाइडिंग सेड पीरियड ऑफ 12 months, यहाँ 12 months आएगा, 12 months he has resided in India या फिर been in a government of India service for a period aggregate of not less than 11 years, 14 साल में से 11 साल एग्रीगेट पीरियड और प्रीसीडिंग 12 महीने वो रेसाइडेड होना चाहिए इंडिया में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए। ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर या फिर ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, इनमें से क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजन बनना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट कैन वेव एनी और ऑल ऑफ द कंडीशंस अगर कोई पर्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड इन हिज सर्विस टू साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, अगर इन सारी फील्ड्स में आपने बहुत डिस्टिंग्विश्ड काम किया हुआ है तो गवर्नमेंट सारी कंडीशंस या कुछ कंडीशंस वेव भी कर सकती है आपके लिए, आपको सिटीजन बनाने के लिए। हर नेचुरलाइज सिटीजन को भी ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिफ्थ आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, पौंडीचेरी एग्जाम्पल है इसका कि अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर करी है इंडिया के अंदर, दूसरी कोई फॉरेन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो नेचुरली वहां के जो लोग हैं वो भी इंडियन सिटीजन कहलाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये 5 तरीके थे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। अब बढ़ते हैं स्पेशल प्रोविजंस की तरफ एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने इसे ऐड किया था। दिस इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ये असम स्पेसिफिक है। ऑल पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो असम आए थे बिफोर जनवरी 1 1996 फ्रॉम बांग्लादेश एंड तब से वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं असम के, दे बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस डेट ओनली, ठीक है। एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हर वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और असम आया आफ्टर दिस डेट बट बिफोर March 25 1971 फ्रॉम बांग्लादेश, ऑर्डिनरी रिसाइड भी कर रहा है, ऑर्डिनरी रिसाइड भी कर रहा है वो अपनी एंट्री से असम में ही, ही इज डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और ये रजिस्टर्ड सिटीजन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हैं कब, 10 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इतना टाइम चाहिए होता है इन्हें रजिस्ट्रेशन में। बट इस 10 साल के पीरियड में इन्हें सेम राइट्स और ऑब्लिगेशन दिए जाते हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द राइट टू वोट। स्पेशल प्रोविजंस किन के लिए, सिटीजन्स के लिए जो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे देश में, ठीक है। इसने क्या ऐड की है प्रोविजंस, सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे माइग्रेंट्स को बिलोंगिंग टू विच कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज, किन 3 कंट्री से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हु एंटर्ड इंडिया ऑन या बिफोर 31 December 2014, ठीक है, डेट्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एंड हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेस इन 2 एक्ट्स के अंदर, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है। इन बेसिकली इन कैटेगरीज इन माइग्रेंट्स के लिए ये प्रोविजन बनाया गया था इन 3 कंट्रीज के। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इट कैन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंडीशन। एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट अ पर्सन, अगर इलीगल माइग्रेशन के केस में या सिटीजनशिप के केस में कुछ भी प्रोसीडिंग्स जो है देवर पेंडिंग अगेंस्ट अ पर्सन, एक बार उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो चीजें जो है दे स्टैंड अबेटेड, उनका इम्पैक्ट रह नहीं जाता है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस जो है ये वाले ये एप्लीकेबल नहीं है किन एरियाज में, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, बेसिकली 6 शेड्यूल के एरियाज में जो कि ट्राइबल एरियाज है वहां पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम एक्विजिशन, हमने देख लिया लॉस ऑफ सिटीजनशिप पे, 3 तरीके से अपनी सिटीजनशिप लॉस करी जा सकती है। फर्स्ट इज बाय रेनंसिएशन, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है फुल एज या कैपेसिटी का वो रेनाउंस कर सकता है अपनी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप रेनाउंस करने के बाद वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा। एवरी माइनर चाइल्ड, जिस सिटीजन ने रेनाउंस कर दी अपने सिटीजनशिप, उसका अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसकी भी सिटीजनशिप लूज हो जाती है, बट वो अपनी सिटीजनशिप को जो है रिज्यूम कर सकता है ऑन बिकमिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो 18 ईयर्स ऑफ एज है ही कैन प्रिज्यूम इट विद इन 1 ईयर, एक ईयर की टाइम लिमिट रहती है। बाय टर्मिनेशन, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन वॉलेंट्री अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर रहा है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये प्रोविजंस वॉर के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। थर्ड इज बाय डेप्रिवेशन, कंपल्सरी टर्मिनेट हो जाती है सिटीजनशिप कब,
अगर सिटीजनशिप इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर सिटीजन जो है डिसलॉयल है टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसने वॉर के टाइम पे अनलॉफुली ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया विद एनिमीज, सिटीजन अगर उसको नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से सिटीजन बनाया एंड विद इन 5 years अगर उसको इम्प्रिजनमेंट या जेल हो जाती है किसी भी कंट्री में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। एंड सिटीजन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है आउट ऑफ इंडिया 7 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली, तो उनकी भी डिप्राइव करी जा सकती है। ये 3 तरीके थे सिटीजनशिप लूज करने के। 2000 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने LM सिंघवी के अंडर एक हाई लेवल कमेटी को एस्टैब्लिश किया था ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन डायस्पोरा, बेसिकली इंडियन डायस्पोरा से डील करने को, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं उनके लिए। कमिटी की रिकमेंडेशंस थी कुछ, और उन्हीं रिकमेंडेशंस को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने पूरा कर दिया। बेसिकली इट मेड एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के, जो इंडियन डिसेंट के पर्सन बाहर रह रहे हैं, उनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस दिए गए। पहले ये 16 कंट्रीज के लिए दिए गए थे, अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज में नहीं दिए गए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने इसका स्कोप एक्सपैंड किया। जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम लोग OCI कार्ड प्रोवाइड कर रहे थे 16 कंट्रीज में, अब वो हम सारी कंट्रीज को कर रहे थे, फॉर ऑल द कंट्रीज बट नॉट टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप वैसे भी प्रोहिबिट करता है, अंडर आर्टिकल 9 में ये मेंशन भी है। ठीक है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, OCI कार्ड होल्डर। ये बेसिकली मर्ज करके ही कर दी थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम को और OCI कार्ड स्कीम को, दोनों को मर्ज करके एक स्कीम बना दी। ये बेसिकली इस एक स्कीम को बनाने का, दोनों को मर्ज करके पर्पस यही था कि जितनी भी कंफ्यूजन कॉज हो रही थी तो वो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए और एक सिंगल स्कीम से दोनों चीजें गवर्न हो जाए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इनकी? रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करती है इन कंडीशंस की फुलफिलमेंट पे। अगर कोई भी पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी का है तो वो OCI कार्ड होल्डर बन सकता है, बट ही हैज टू फुलफिल दीज कंडीशंस। इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन था आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री है बट वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी कंट्री का सिटीजन है बट बिलोंग्ड टू अ टेरिटरी दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, हु इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन्स। जो हम 3 कैटेगरीज ऊपर पढ़ी, या तो उनका कोई चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, तो वो भी एप्लीकेबल हो सकता है इसमें। पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन क्लॉज ए, क्लॉज ए में, इन क्लॉज ए में जितने भी सिटीजन्स की कैटेगरीज मेंशन थी, ही इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ दोज पर्सन। ठीक है, या फिर पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और आइदर वन ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसकी है कि पर्सन जो है वो स्पाउस है, स्पाउस इज ऑफ फॉरेन ओरिजिन, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया की स्पाउस है या फिर वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्पाउस है एंड वो फॉरेन ओरिजिन की है। उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है एंड सबसिस्टेड, मतलब 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक उनकी मैरिज सबसिस्ट करिए चली है बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर दिस, तो वो लोग एप्लीकेबल हो सकते हैं OCI कार्ड होल्डर में रजिस्टर करने को। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स राइट डिसाइड करती है OCI कार्ड होल्डर्स के, कुछ राइट्स मिलते हैं बट कुछ नहीं भी मिलते हैं। नॉट इंटाइटल टू द फॉलोइंग राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 16 हो गया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 58, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, VP वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, जज नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, मतलब वोट नहीं दे पाएंगे, कांट बी या MLA या MP, इनएलिजिबल फॉर पब्लिक सर्विसेज या कोई भी यूनियन और स्टेट की पोस्ट है, एक्सेप्ट व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पेसिफाइज। ठीक है, उसके अलावा नहीं मिल सकते ये सारे प्रोविजन उनको। रिनंसिएशन ऑफ OCI कार्ड, अगर OCI कार्ड होल्डर डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है कि वो रिनाउंस कर रहा है अपने कार्ड को, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ही सीजेस टू बिकम अ OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, फॉरेन स्पाउस या माइनर ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो सीजेस टू बिकम OCI कार्ड होल्डर्स। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैंसिल करता है अगर वो फॉलोइंग कंडीशन से सेटिस्फाइड होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से हासिल की गई है, डिसअफेक्शन है टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
अनलॉफुली ट्रेड या कम्युनिकेट कर रहा है विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर जिसमें इंडिया पार्ट थी, विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है एटलीस्ट 2 साल की, नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी या फ्रेंडली रिलेशंस। अगर मैरिज है एक ओसीआई कार्ड होल्डर की, वो डिसॉल्व हो गई है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है बट दूसरी मैरिज हो गई है, दूसरी शादी हो गई है, तो भी कैंसिल करी जा सकती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं, हम समझते हैं कि एनआरआई क्या होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, ओवर सी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं। क्या होते हैं ये? एनआरआई बेसिकली पर्सन हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और वो इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करता है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोज पर्सन जिनके एंसेस्टर्स इंडियन थे लेकिन उनके पास जो पासपोर्ट है वो फॉरेन नेशन का है, सिटीजन वो दूसरी कंट्री के हैं, इंडियन ओरिजिन लगता है बट उनका कि इंडिया में उनके एंसेस्टर्स पैदा हुए थे या रहे थे। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन इज रजिस्टर्ड एज ओसीआई इस एक्ट के अंदर। ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कौन ओसीआई किस कैटेगरी ऑफ पीपल जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं ओसीआई के अंडर। विच नेशंस आर इनएलिजिबल, तो इसमें तो ब्लैंक है, लेकिन इसमें ओसीआई में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो है ये लोग अप्लाई नहीं हो सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? एनआरआईज को बेसिकली सेम इंडियन सिटीजन ही है वो, तो एक तरीके से तो उनको सेम ही बेनिफिट्स होते हैं। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स एज सच मिलते नहीं है, लेकिन इन ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा, लेकिन इनको रिसर्च वर्क के लिए जो है स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। पैरिटी होगी इनके साथ, मतलब दे आर ट्रीटेड एज इक्वल्स विद द एनआरआईज इन फैसिलिटीज, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, फाइनेंशियल फील्ड्स में पैरिटी होगी इनकी एनआरआईज के साथ, बट एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज में पैरिटी नहीं होती इनकी एनआरआईज के साथ में। ओसीआई कार्ड होल्डर्स की जो एंट्री फीस होती है बेसिकली इंडियन म्यूजियम्स में या नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में, वो भी सेम फीस चार्ज की जाती है डोमेस्टिक इंडियन विजिटर्स की तरह। दे आर ट्रीटेड एट पार विद एनआरआईज किस चीज में? प्रोफेशंस में, दैट इज डॉक्टर्स में, एडवोकेट बनने में, या फिर अगर उन्हें कोई मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट में अपीयर करना है, तो ये सारे प्रोविजंस में दे आर ट्रीटेड एट पार, मतलब इन इक्वालिटी विद एनआरआईज। वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, एनआरआईज को नहीं चाहिए होता इंडिया विजिट करने के लिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को वीजा चाहिए होता है, और ओसीआईज को तो जो है लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है इंडिया विजिट करने का। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर विद लोकल पुलिस अथॉरिटीज, एनआरआईज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ओसीआईज को भी रजिस्टर नहीं कराना पड़ता, बट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ दे आर स्टेइंग मोर देन 180 days तो उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा विद लोकल अथॉरिटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज अंडरटेक करी जा सकती है? दे कैन अंडरटेक ऑल एक्टिविटीज एनआरआईज। क्या ये उसके केस में एक्टिविटी एज पर वीजा ऑब्टेन, जिस भी टाइप का वीजा उन्होंने ऑब्टेन किया है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट वीजा ऑब्टेन किया है, स्टडी वीजा ऑब्टेन किया है, या मेडिकल वीजा है, तो वो उन्हीं एक्टिविटीज को अंडरटेक कर सकते हैं। ओसीआई सिटीजन के लिए ऑल दे कैन अंडरटेक ऑल द एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन मिशन या एम्बेसी वगैरह से। कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होती है? एनआरआईज तो ऑलरेडी सिटीजन होते हैं। ठीक है, PIOs दे हैव टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया 7 साल के लिए बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओसीआई को कैसे मिलता है कि जी ओसीआई को कार्ड होल्डर होना पड़ता है 5 साल के लिए, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना पड़ता है 12 महीने के लिए बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। अब चलते हैं पीवाईक्यूज डिस्कशन की तरफ। तो दो ही क्वेश्चन यूपीएससी ने इससे पूछे थे, बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए आगे और क्वेश्चंस डाल दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और हमने देखा था कि नॉट ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ बट एक नेचुरलाइज सिटीजन भी बन सकता है, तो टू नहीं होगा। अब टू कटते ही ये दोनों ऑप्शंस क्रॉस हो जाते हैं, 50% चांस बन जाता है आंसर सही होने का। A foreigner once granted citizenship cannot be deprived under any circumstances। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वैसे ही गलत हो जानी चाहिए अगर आपको ना भी आती हो, बट हमने डिस्कस किए थे 3 वेज जिससे कि सिटीजनशिप लूज करी जा सकती है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे नहीं आता, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन छोड़ दूं? नहीं, आगे के ऑप्शंस पढ़ो, क्या पता एलिमिनेट करके कुछ चीजें निकाल के आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कॉन्स्टिट्यू अभी इसको नहीं पढ़ते, इसको छोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए इनवेसाज अ डुअल पॉलिटी, हाँ दोनों में डुअल पॉलिटी है, बट अ सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने देखा था कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, टू गलत गलत हो गया, 1 2 3 ऑप्शन गलत। अ नेचुरलाइज सिटीजन कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, हमने 3 वेज देखे थे सिटीजनशिप लॉस के, तो ये भी गलत हो गया, 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्या हमें ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आगे आंसर हमारा 1। ठीक है,
अब इसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने रेफरेंस के लिए दिए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनसे अपनी, ठीक है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन बोर्न आउटसाइड आफ्टर दिस डेट। डेट्स थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर इज डी, रजिस्ट्रेशन एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर एंड या फिर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड। हमने देखा था पढ़ते वक्त 4 मेथड्स थे, बट उसमें मैरिज एक मेथड नहीं था। इन बर्थ था, रजिस्ट्रेशन था, नेचुरलाइजेशन था, कौन सा एक और मेथड था वो आप कमेंट में करके जरूर बताना। Which categories of aliens do not enjoy protection against arrest and detention under Article 22? वैसे तो ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, बट हमने क्योंकि एनिमी एलियन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आज, तो इसका आंसर यही है, एनिमी एलियंस, इनको कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते आर्टिकल 22 के अंदर। Under which of the following method can a foreigner be granted Indian citizenship for distinguished service to literature or science? Naturalization। हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे या फिर कुछ कंडीशंस वेव कर सकती है अगर आपने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करी है कुछ एकेडमिक फील्ड्स में या साइंटिफिक फील्ड्स में, एक्सेट्रा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ नहीं, ओनली ए नेचुरलाइज सिटीजन नहीं, ओनली ए सिटीजन रेजिडिंग इन इंडिया नहीं, अ सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइज दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए हो, वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।